देश में एक तरफ आईपीएल का खुमार चल रहा है, जब जमकर चौके छक्के लगते हैं तो हर चौके छक्के पर जमकर तालियां बजती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईपीएल यानी कि इलेक्शन पॉलिटिकल लीग शुरू हुई और इसमें जमकर बयानबाजी के चौके छक्के चल रहे हैं और सभा मानो स्टेडियम बन चुकी है जहां तालियों की आवाज दिखाई देती है। हर बयान वाले चौके छक्के पर जमकर हुटिंग होती है। अभी तक 3 सियासी मैच हो चुके हैं जिनके इलेक्शन कमीशन की भाषा में जिसे चुनावी चरण कहते हैं। लेकिन इस 3 सियासी मैच में कैसे पॉलिटिकल पिच को देखकर बयानों की बैटिंग की स्टाइल को बदला गया, कैसे हर मैच के बाद सभा रूपी स्टेडियम में बैटिंग की स्टाइल बदली और बयानों के जमकर चौके छक्के लगे। आज हम आपको बताएंगे कैसे परिवर्तन बनाम विकास के साथ शुरू हुआ सियासी मैच जाति, धर्म, जायदाद, पाकिस्तान और रंग भेद तक पहुंच गया। आज हम आपको 2020 स्टाइल में 20 मिनट में ही ईपीएल यानी कि इलेक्शन प्रीमियर लीग पॉलिटिकल लीग को समझाएंगे और बताएंगे अब चौथे मैच में कौन सा स्ट्राइक या कौन सा स्ट्रोक खेलने की तैयारी की गई है। तो शुरुआत करते हैं। दरअसल जब इलेक्शन शुरू हुआ तो इलेक्शन शुरू हुआ विकास बनाम परिवर्तन के साथ, लेकिन पहले चरण के बाद आर्थिक सर्वे को लेकर बवाल शुरू हुआ। प्रोग्राम में आगे बढ़े तो सबसे पहले चौके छक्के का जिक्र करते हैं जो आर्थिक सर्वे के तौर पर लगाया गया। जरा सुनिए नेताओं ने क्या कुछ बयान दिया जिसके इर्द गिर्द पहला चरण चलता नजर आया। अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। तो जरा देखिए किस तरीके से मंगलसूत्र तक मुद्दा चलता चला गया, क्योंकि ये इलेक्शन पॉलिटिकल लीग है और यहां इंपैक्ट प्लेयर नहीं है, इंपैक्टफुल इश्यूज हैं। तो जो पहला इशू था आर्थिक सर्वे, वो दरअसल होता क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, क्योंकि जो आर्थिक सर्वे है वो देश में आर्थिक रुझानों को सामने लेकर आता है। अगर बात की जाए तो जरा इसको समझिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक विस्तृत रिपोर्ट होती है और ऐसा नहीं है कि आर्थिक सर्वे कभी हुए नहीं है। ये कृषि और बेरोजगारी से लेकर बुनियादी ढांचे के हर पहलू पर प्रकाश डालती है। और अगर आर्थिक सर्वे के बाकी बिंदुओं की बात की जाए तो फिर दरअसल इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए पूंजी निर्माण के लिए कितना अलग रखा गया है, कितना सीधे खर्च किया जाता है, एक बड़ा इशू होता है। इसे आगामी वर्ष के बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है और यह दरअसल आर्थिक सर्वे जो बेहद महत्वपूर्ण देश के लिए हमेशा से होता है। लेकिन आर्थिक सर्वे मुद्दा कैसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, इंपैक्ट इशू के तौर पर नजर आया, यह भी आपको बताते हैं। जरा इसको भी समझिए, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस आय और संपत्ति की असमानता के मुद्दे पर विचार करेगी। 9 मार्च को राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जातिगत सर्वे से मिली जानकारी देश की एक झलक भर है और इसीलिए हम देश भर में जातिगत सर्वे और इकोनॉमिक्स मैपिंग करवाएंगे, यह कहा गया। हम वित्तीय और संस्थानिक सर्वे कराएंगे, यह भी कहा गया। हम यह पता लगाएंगे कि देश की दौलत किसके पास है और यह मुद्दा इस चुनाव का पहला इंपैक्ट प्लेयर बन गया।
पीएम मोदी ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया और कहा कि उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है। वो कहते हैं कि सरकार इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी और चुनाव में पहले इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आर्थिक सर्वे और संपत्ति का बंटवारा ये सब नजर आए। लेकिन जो दूसरा इंपैक्ट प्लेयर वो भी सीधा आपकी जमीन से जुड़ा, आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा रहा। यह था दरअसल वसीयत का बंटवारा। इसको जरा समझिए कि वसीयत का जो बंटवारा है वो किस तरीके से और उसको लेकर क्या कुछ कहा गया। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको दोनों नजर से समझा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ये समझा रहे हैं और हम आपको हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत कहा गया है कि दरअसल बिना वसीयत पर कक्षा 1 में संपत्ति बढ़ती है। अब इसको जरा समझिए, अगर पहले वसीयत बन गई और जीते जी किसी ने जमीन नाम कर दी तो फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जमीन दे दी गई है। लेकिन अगर कोई जमीन का बंटवारा किए बगैर ही दुनिया से चला गया तो फिर क्या होगा, इसको जरा समझिए। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 कहता है कि बिना वसीयत पर कक्षा 1 में बढ़ती है संपत्ति। अब कक्षा 1 क्या है? कक्षा 1 यानी कि पिता, बेटा, बेटी, पत्नी, मां, पहले मर चुके बेटे के बच्चे, ये सब कक्षा 1 के अंदर है। इसके अलावा पहले मर चुकी बेटी के बच्चे और बेटे की विधवा, ये भी इसमें शामिल है। और अगर कक्षा 1 में से कोई नहीं है तो फिर कक्षा 2 के अंदर वो संपत्ति बढ़ती है। संपत्ति 2, कक्षा 2 यानी कि बेटे का बेटा या बेटी, बेटी का बेटा, इसके अलावा जो दूसरी जनरेशन है उसके अंदर संपत्ति बढ़ती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक क्या है? पुरुषों को महिला के मुकाबले संपत्ति में ज्यादा वसीयत मिलती है, वरीयता मिलती है। वारिस पुरुष को महिला या बेटी से दोगुनी संपत्ति का प्रावधान है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है और उसके नियम है। बवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि सैम पित्रोदा ने यह कहा कि भाई 55% जो वसीयत नहीं बना पाएंगे उनकी संपत्ति 55% सरकार ले लेगी। और यहां से बवाल शुरू हो गया और इसको लेकर जमकर सियासत हुई और यह पहला क्या बना? इंपैक्ट इशू। लेकिन दूसरा इंपैक्ट इशू क्या रहा? दूसरा इंपैक्ट इशू रहा मुस्लिम आरक्षण। यह कहा गया कि मुस्लिम जो हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब दरअसल सियासत कैसे शुरू हुई और सियासी इंपैक्ट इशू कैसे अपनी मैक्सिमम स्ट्राइक रेट के साथ चुनावी चरण में एंट्री करता है, सबसे पहले जरा ये सुनिए। जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में मुस्लिम आरक्षण दिया जा सकता है? क्या संविधान में इसकी कोई व्याख्या है? तो चलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि संविधान मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहता है और व्यवस्था क्या है। भारतीय संविधान समानता की बात करता है। इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन दरअसल केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब है कि कई जातियों को पहले ओबीसी के अंदर शामिल किया गया और फिर उन्हें आरक्षण दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी मुसलमानों की 36 जातियों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। किस पर? केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर नहीं है। यानी कि केंद्र की सरकार अभी भी 36 जातियां ऐसी हैं जिनको ओबीसी में आरक्षण देती है और वो मुसलमान हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) में व्यवस्था भी बाकायदा की गई है। इसके मुताबिक अगर सरकार को लगता है कि नागरिकों का कोई वर्ग पिछड़ा है तो नौकरियों में उनके सही प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दे सकती है। यह व्यवस्था की गई है। हालांकि जिन परिवारों की सालाना कमाई 8 लाख से ज्यादा है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। भले ही फिर वो जाति पिछड़ा वर्ग से ही क्यों ना आती हो, यह भी व्याख्यान है और इसको हम EWS कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसके हिसाब से यह दिया जाता है।
लेकिन अब सवाल यह है कि मुस्लिम आरक्षण क्या वाकई में कहीं पर दिया गया है और यह मुद्दा किस तरीके से बना, किस तरीके से इंपैक्ट इशू के तौर पर यह सामने आया। दरअसल मुस्लिम आरक्षण जो मुद्दा बना, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में तब सामने आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को राज्य की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दी थी और चुनाव के बीच में आए इस मुद्दे को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान स्थिति में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर अभी भी मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। कई राज्य हैं ऐसे, तो वो कौन कौन से राज्य हैं जरा देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश में कहीं उनको आरक्षण नहीं है। मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण कई राज्य अभी दे रहे हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा इंपैक्ट इशू इस इलेक्शन में नजर आया है। केरल में जरा देखिए, ओबीसी को 30%, तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट्स बताती है कि इस कोटे में मुसलमानों की 95% जातियां शामिल हैं, यानी कि अब मान लीजिए 100% है और मिल रहा है उनको। इसके अलावा बिहार का रुख करते हैं। बिहार में मुसलमानों की कुछ जातियां अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं और उनको 18% आरक्षण अभी दिया जा रहा है, जबकि पिछले साल हुए बिहार में जो जाति का सर्वे हुआ उसमें 73% मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना गया है, यानी कि 75% को आरक्षण देने की बारी है। यह तैयारी की जा रही है विपक्ष की तरफ से। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता है, ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है। कर्नाटक में तो अभी भी मिल रहा है। और इसी कैटेगरी 2A में मुसलमानों की सभी जातियों को शामिल किया गया है, इससे इन्हें 4% आरक्षण मिलता है। आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, वहां कोशिश की गई लेकिन कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाए। और कामयाब क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि अदालत ने उन्हें रोक दिया। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू और मुस्लिम आबादी देश भर के अंदर कितनी है, इसको समझने की जरूरत है। और क्यों विपक्षी पार्टियां लगातार मुसलमानों को आरक्षण की बात करती है, क्यों कुछ राज्यों के अंदर उनको आरक्षण दिया गया है जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्याख्या नहीं की गई। तो जरा देखिए, देश की आबादी को समझिए और उस आबादी के साथ समझिए कि दरअसल जो आरक्षण की बात की जा रही है उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल 1961 से 71 में आबादी 45 करोड़ के आसपास थी हिंदुओं की और मुस्लिम आबादी 6 करोड़ के आसपास थी। इन 10 सालों में हिंदू बढ़े 24% और मुस्लिम बढ़े 31%। 2001 से 2011 के बीच में, क्योंकि 11 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है और इसलिए जो हिंदू आबादी 2011 में दिखाई गई वो दिखाई गई 96.62 करोड़, जो ग्रोथ थी 1991-2001 के मुकाबले 27%। जबकि जो मुस्लिम आबादी दिखाई गई वो दिखाई गई 17.22 करोड़, जो थी बीते 10 सालों के मुकाबले 25%। लेकिन यहां देखना दिलचस्प यह है कि 1981 से 1991 में हिंदू आबादी बढ़ती है 25% और मुस्लिम आबादी बढ़ती है 35% के हिसाब से। 1991 से 2001 में हिंदू आबादी बढ़ती है 20% के हिसाब से और मुस्लिम आबादी बढ़ती है 36% के हिसाब से। 2024 में हम मानकर चल सकते हैं कि जो 17 करोड़ आबादी 2011 में थी वो आबादी बढ़कर 20 करोड़ को पार कर गई है। और दरअसल यही वो आंकड़ा है जिस पर विपक्ष की नजर, ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे, क्योंकि इंपैक्ट इशू इससे आगे उठा वोट जिहाद के नाम पर। वोट जिहाद के नाम पर इंपैक्ट इशू उठा और मारिया आलम जो कि सपा की नेता हैं, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद ये किस तरीके से इंपैक्ट इशू पूरे देश के चुनाव को प्रभावित करता हुआ नजर आया, ये हम आपको समझाएं और समझाएं कि क्यों वोट जिहाद का जिक्र किया गया इस इलेक्शन पॉलिटिकल लीग के अंदर। उससे पहले जरा बयान सुनिए। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है।
अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है। तो जरा ये समझिए कि कितनी सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है या कहीं की डिसाइडिंग फैक्टर है। इसको हम आपको समझा रहे हैं, जरा देखिए, क्योंकि हर एक बयान के मायने हैं, क्योंकि इलेक्शन पॉलिटिकल लीग है और यहां जो बयानों के स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, मकसद है बयानों के जरिए बाउंड्री से बाहर जो वोट बैंक है उसको खींच लेना। जरा देखिए, उत्तर प्रदेश में 14 सीटें हैं जो सीधी इंपैक्ट डालती हैं। पश्चिम बंगाल में 13 सीटें हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से ज्यादा है। केरल में 8 सीटें हैं, असम में 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर 5 सीटें हैं, बिहार में 4 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में 2-2 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, जबकि 35 से 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। जब आप इस पूरे को जोड़ लेंगे तो ये सीटें हो जाएंगी लगभग 100 के आसपास। और इसलिए वोट जिहाद का जिक्र किया गया, क्योंकि अगर पोलराइजेशन हुआ तो फिर एक बड़ी भूमिका में मुस्लिम वोटर्स नजर आएंगे। और इसलिए कहा गया कि अगर आपको सरकार को हटाना है तो वोट जिहाद कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि वोट जिहाद जो इलेक्शन पॉलिटिकल लीग में इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका में, इंपैक्ट इशू की भूमिका में नजर आया, वो शब्द कहां से आया? वोट जिहाद शब्द का आविष्कार सपा नेता मारिया आलम ने ही किया। मारिया आलम कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं। फरुखाबाद की रैली में मारिया आलम ने इसका जिक्र किया था। और वोट जिहाद का मतलब है कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करे, यह उन्होंने कहा। उनकी विश्लेषण, यह उनकी व्याख्या है। साथ ही बीजेपी की सभा, उम्मीदवार का भी बहिष्कार करे। और बीजेपी ने तत्काल इस मुद्दे को लपक लिया और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करे। क्या भारत में वोट जिहाद चलेगा या फिर राम राज्य चलेगा? और जमकर बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस बोल पर स्कोर करते नजर आए। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी इंपैक्ट डालती है। हम आपको देश का नक्शा ही दिखाते हैं। इस नक्शे को देखिए और देखिए किस राज्य के अंदर मुस्लिम आबादी कितनी है। इस नक्शे को जब आप देखेंगे तो समझेंगे। जम्मू कश्मीर में 68.31% मुस्लिम आबादी है, पंजाब में 2% के आसपास, हरियाणा में 7% के आसपास, राजस्थान में 9%, गुजरात में 9.5% के आसपास, मध्य प्रदेश में 6.5% के आसपास, उत्तर प्रदेश में लगभग 19% के आसपास, दिल्ली में 13% के आसपास, उत्तराखंड में 14% के आसपास मुस्लिम आबादी है, हिमाचल में 2% के आसपास, मेघालय में 4-4.5%, अरुणाचल प्रदेश में 2% के आसपास, असम में 34% के आसपास मुस्लिम आबादी है, जबकि नागालैंड में 2.5% के आसपास, मणिपुर में 8.5% के आसपास, मिजोरम में 1% के आसपास, बंगाल में 27% के आसपास मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा त्रिपुरा में 8.60%, झारखंड में 14.53%, ओडिशा में 2.17%, छत्तीसगढ़ में 2.02% मुस्लिम आबादी है। आंध्र प्रदेश में लगभग 9.5% है, महाराष्ट्र में लगभग 11.5% है, मध्य प्रदेश में 6.57% है, उत्तर प्रदेश में 19.26% मुस्लिम आबादी, जबकि बिहार में 16.87% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा तमिलनाडु देखेंगे तो लगभग 6%, केरल में 26% के आसपास मुस्लिम आबादी है, जबकि गोवा के अंदर 8.33% मुस्लिम आबादी है। और ये जो मुस्लिम आबादी हमने आपको दिखाई, दरअसल वही वो इंपैक्ट प्लेयर, वो इंपैक्ट इशू जिसके इर्द गिर्द इस इलेक्शन पॉलिटिकल लीग के अंदर तमाम नेता बेहतरीन स्ट्राइक के साथ अपना वोटों के जरिए सीटों का स्कोर कवर करने की कोशिश करते नजर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि संविधान बदलने का जो इंपैक्ट इशू नजर आया उसके पीछे की हकीकत क्या है, और जो बयान दिया गया और जिस बयान में साउथ को
दक्षिण साउथ के लोगों का अफ्रीका के साथ संबंध या कहें कि वैसे दिखते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहा गया, जो ये चौथे चरण से पहले इंपैक्ट इशू सामने आया है, उसके अंदर की हकीकत क्या है ये भी आप देख रहे हैं। इलेक्शन पॉलिटिकल लीग, जिसमें इंपैक्ट प्लेयर नहीं है बल्कि इंपैक्ट इशू है, वो इशू जिनके इर्द गिर्द ये पूरा सियासी मैच खेला जा रहा है। ब्रेक से पहले हमने कई इंपैक्ट इशू बताए और उनका इंपैक्ट भी बताया, लेकिन इन सब के बीच में एक मुद्दा जो अभी तक चल रहा है और जो नॉट आउट चल रहा है, वो इशू है संविधान में संशोधन, संविधान को बदल देना। तो सबसे पहले तो जरा ये सुनिए कि नेता कह क्या रहे हैं, उसके बाद आपको हकीकत बताएंगे इस इंपैक्ट इशू की। सरकार तो 272 पर ही बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, इस किताब की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इस किताब को, संविधान को, आपके हक को खत्म करना चाहती है। जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जरा समझिए, संविधान बदलने का मुद्दा जो उछला वो फैजाबाद से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने कहा था। संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने होंगे। सरकार 272 में बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन कर नहीं सकती। कांग्रेस खेमे के लिए यह मुद्दा बड़ा इंपैक्ट इशू साबित हुआ। पार्टी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। राहुल ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए और उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले एक ही घिसी पिटी टेप रिकॉर्ड करके बजाते रहते हैं, बीजेपी वाले आएंगे संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। लेकिन संशोधन के लिए जरूरी क्या है यह भी जरा समझिए, क्योंकि अगर यह कहा जा रहा है कि भाई संविधान बदला नहीं जा सकता, तो सच तो यह भी है कि कई संशोधन हुए हैं। अनुच्छेद 368 के मुताबिक संसद को संविधान के लिए जो किसी भी प्रकार के प्रावधान को बदलने का अधिकार है, इसके लिए संसद में विशेष बहुमत के वोट की जरूरत होती है और संविधान में बाकायदा 2/3 राज्यों से भी इसमें जीत हासिल करनी होती है, बहुमत चाहिए होता है। दोनों सदनों और आधे राज्यों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अनुमति देनी होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होती, लेकिन यह संविधान संशोधन है, संविधान को बदला नहीं जा सकता। इसको जरा समझिए कि संविधान बदला क्यों नहीं जा सकता। दरअसल 1971 में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने कहा संसद को लोगों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार नहीं है। कितने जजों की बेंच ने? 11 जजों की बेंच ने, और कहा कि आर्टिकल 368 में संविधान की मूल संरचना नहीं बदली जा सकती। हालांकि संविधान में 24वें संशोधन के जरिए बदला जा सकता है। केरल के धर्मगुरु केशवानंद भारती केस में बड़ा फैसला आया। 13 जजों की पीठ ने बहुमत से फैसला दिया था। संविधान संशोधन पर इकलौता प्रतिबंध बताया गया। संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, उसके अलावा आप संशोधन कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह निकला कि संशोधन होते रहेंगे, होते आए हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन बदला नहीं जा सकता। इसको ऐसे समझिए कि आत्मा अजर अमर है और शरीर बदल सकते हैं, वस्त्र बदल सकते हैं, संशोधन के माध्यम से आत्मा बदली नहीं जा सकती, खत्म नहीं की जा सकती। लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि 3 चरणों में कई इंपैक्ट इशू नजर आए, लेकिन चौथा चरण अब आना है। चौथा चरण आने से पहले जो इंपैक्ट इशू अपनी स्ट्राइक रेट को मैदान पर पॉलिटिकली ग्राउंड पर दिखा रहा है, वो क्या है? वो दरअसल अब साउथ का कंपैरिजन न जाने किस देश से किया जा रहा है, इसके अलावा नॉर्थ का कंपैरिजन किस देश से किया जा रहा है, और बैटिंग करने के लिए आए हैं सैम पित्रोदा, जो इससे पहले भी कांग्रेस को बोल्ड करा चुके हैं। जरा देखिए इंपैक्ट इशू क्या लिख रहा है। We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years
75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। मेरा देश सहन नहीं करेगा। तो देखिए जरा, इलेक्शन पॉलिटिकल लीग के अंदर चौथे चरण से पहले रंग भेद पर रण नजर आए, लेकिन अब चौथा चरण समझ लेते हैं कि इस बयान के मायने क्या हो सकते हैं। और साथ में क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई रंग भेद नहीं हो सकता, धार्मिक कुछ नहीं हो सकता, तो जरा अब समझिए। चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, बिहार में 5 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 8 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 8 हैं, ओडिशा में 4, झारखंड में 4 और जम्मू कश्मीर में 1 है। अब सोचिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये दक्षिण है जिसका कंपैरिजन किया गया, पश्चिम बंगाल ये वेस्ट है जिसका कंपैरिजन किया गया। तो क्या सोची समझी रणनीति के साथ बयान दिए जा रहे हैं और उस पर रिएक्ट किया जा रहा है और उसको इंपैक्ट इशू बनाया जा रहा है। यहां अभी 3 चरण और बाकी है चौथे के बाद। जरा देखते जाइए इस इलेक्शन पॉलिटिकल लीग में और कौन कौन से इंपैक्ट इशू देश भर के लिए स्ट्राइक करते नजर आएंगे। स्ट्राइक रेट अपनी पार्टियों के लिए क्या लाएंगे, आपको बस ये तय करना है कि आप किस टीम को जिताना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।